दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज जब एक ही टेबल पर बैठती हैं तो सिर्फ हाथ नहीं मिलते, वहां फ्यूचर की दिशा तय होती है। वाशिंगटन से लेकर मॉस्को तक, बीजिंग से लेकर नई दिल्ली तक हर एक मूव कैलकुलेट किया जाता है। और इसी ग्लोबल चेसबोर्ड पर एक ऐसा मोमेंट आया जहां ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स, अमेरिका की प्रेशर डिप्लोमेसी और इंडिया की साइलेंट स्ट्रैटेजी तीनों एक दूसरे से टकरा गए। सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ ट्रेड वॉर है या फिर पावर वॉर की शुरुआत? ट्रंप इरा में अमेरिका ने जिस तरह टैरिफ को वेपन बनाया, उसका मकसद साफ था, दबाव बनाओ, झुकाओ और अपने टर्म्स पर डील करवाओ। स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, फार्मा हो या टेक्सटाइल, अमेरिका का मैसेज ब्लंट था। लेकिन इस बार सामने था इंडिया। और इंडिया कोई रिएक्टिव कंट्री नहीं है, इंडिया स्ट्रैटेजिक पेशेंस खेलता है। यही वजह है कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 500% टैरिफ जैसे शब्द हवा में उछाले तो दिल्ली से पैनिक नहीं आया, दिल्ली से कैलकुलेशन आई। इंडिया यूएस ट्रेड सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये सप्लाई चेन्स, शिपिंग रूट्स, पोर्ट्स, ऑयल डील्स, डिफेंस कोऑपरेशन और जियोपॉलिटिक्स का कॉम्प्लेक्स वेब है। अमेरिका जानता है कि इंडियन पोर्ट्स आज ग्लोबल सप्लाई के बैकबोन बनते जा रहे हैं। कार्गो शिप्स, क्रूड ऑयल रूट्स, मिडिल ईस्ट कनेक्शंस इंडिया अब बाईपास नहीं किया जा सकता। यही डर अमेरिका के इन्फ्लेशन और ट्रेड डेफिसिट को और अनकंफर्टेबल बना रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स को हिला दिया। यूरोप शेकी हुआ, अमेरिका प्रेशर में आया और उसी मोमेंट इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदने का फैसला किया। वेस्ट ने आईब्राउ रेज किया, स्टेटमेंट्स आए, सैंक्शंस की वार्निंग दी गई, लेकिन इंडिया का स्टैंड क्लियर था, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। चीप रशियन क्रूड ने इंडियन इकोनॉमी को स्टेबिलिटी दी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा और यही मूव अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभा। ट्रंप की टैरिफ थ्रेट्स यहीं से लाउडर हुई। नैरेटिव बनाया गया कि इंडिया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, कि इंडिया अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि अमेरिका खुद सप्लाई चेन क्राइसिस में फंसा हुआ था। शिपिंग डिलेज, पोर्ट कंजेस्शन, डॉलर प्रेशर, सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल से बाहर जा रहा था। और इसी केओस में इंडिया क्वाइटली ऑल्टरनेटिव हब्स बनाता गया। फार्मा सेक्टर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दुनिया की फार्मेसी कहलाने वाला इंडिया यूएस हेल्थ केयर सिस्टम के लिए क्रिटिकल है। एंटीबायोटिक्स से लेकर लाइफ सेविंग ड्रग्स तक इंडियन एक्सपोर्ट्स के बिना अमेरिका की हेल्थ केयर कॉस्ट एक्सप्लोड कर सकती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये जानता था, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स में ये फैक्ट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। यहीं से बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशन शुरू हुई। फ्रांस और इंडिया की ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी ने नेटो सर्कल्स में हलचल मचा दी। डिफेंस डील्स, जॉइंट एक्सरसाइजेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब संकेत थे कि इंडिया सिर्फ रीजनल पावर नहीं रहना चाहता, इंडिया ग्लोबल इक्वेशंस रीशेप कर रहा है। अमेरिका को यह समझ आ गया कि इंडिया को पुश करने का मतलब है इंडिया को ऑल्टरनेटिव्स की तरफ धकेलना। रशिया, फ्रांस, ब्रिक्स, हर दूर इंडिया के लिए खुला था। डॉलर क्राइसिस की बातें इसी बैकड्रॉप में तेज हुई। डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पहले फ्रिंज माना जाता था, लेकिन जब ऑयल ट्रेड में ऑल्टरनेटिव करेंसीज की चर्चा शुरू हुई तो वॉशिंगटन अनईजी हो गया। इंडिया ओपनली कोई रेबेलियन नहीं कर रहा था, लेकिन क्वाइटली मल्टीपोलर वर्ल्ड को स्ट्रेंथन कर रहा था। यही स्ट्रैटेजी ट्रंप की अग्रेसिव स्टाइल के बिल्कुल ऑपोजिट थी। ट्रंप की थ्रेट्स आखिर क्यों सॉफ्ट पड़ने लगी? क्योंकि रियलिटी हिट कर चुकी थी। इंडिया को कॉर्नर करने का मतलब था ग्लोबल सप्लाई चेन को डेस्टेबलाइज करना। यूएस इन्फ्लेशन और बढ़ता, इलेक्शंस पर असर पड़ता और अमेरिकन कंज्यूमर डायरेक्टली हिट होता। पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी से ज्यादा इकोनॉमी बोलती है और इकोनॉमी ने सिग्नल दे दिया था बैकफुट। इस पूरे सिनेरियो में सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी नैरेटिव कंट्रोल। मीडिया हेडलाइंस लाउड थी, सोशल मीडिया रिएक्शंस एक्सट्रीम थी, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स काम थे। इंडिया ने ना तो अग्रेसिव बयानबाजी की, ना इमोशनल रिएक्शन दिया। जस्ट फैक्ट्स, जस्ट लीवरेज, जस्ट टाइमिंग, यही मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का गेम है। और यहीं से कहानी सिर्फ ट्रंप बनाम मोदी की नहीं रहती। ये स्टोरी बन जाती है राइजिंग इंडिया की, इमर्जिंग एशिया की और डिक्लाइनिंग यूनिलैटरल डोमिनेंस की। ट्रेड वॉर या पावर वॉर, ये तय करने के लिए अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट मूव्स और भी लेयर्ड हैं और स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा बड़े। क्योंकि जो आज टैरिफ है वही कल टेक्नोलॉजी बैन बन सकता है। जो आज ऑयल डील है वही कल करेंसी वो बन सकता है। और जो आज प्रेशर डिप्लोमेसी है वही कल जियोपॉलिटिकल रिलाइनमेंट बन जाता है। असली सवाल ये नहीं है कि अमेरिका डर गया या नहीं।
असली सवाल यह है कि क्या दुनिया अब एक सिंगल पावर के हिसाब से चलेगी, या फिर इंडिया जैसे प्लेयर्स रूल्स रीराइट करेंगे। और यही से अगला चैप्टर शुरू होता है, जहां इसी एंगल रीजनल डिस्टेबलाइजेशन, इकोनॉमिक प्रेशर टैक्टिक्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सब एक साथ सामने आते हैं। अगर तुम इस पावर गेम की अगली लेयर देखना चाहते हो, अगर तुम जानना चाहते हो कि इसी किस तरह ट्रेड वॉर्स और जियोपॉलिटिक्स में शैडो प्ले करता है, तो आगे आने वाला अगला पार्ट बहुत कुछ एक्सपोज करने वाला है। जब ग्लोबल पावर गेम खुलकर सामने आता है तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो फ्रंट स्टेज पर नहीं दिखते, लेकिन उनके मूव्स पूरे बोर्ड को हिला देते हैं। साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में ऐसा ही एक शैडो प्लेयर है इसी। सीधे ट्रेड टेबल पर नहीं, लेकिन प्रेशर पॉइंट्स पर, परसेप्शन वॉर में और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी में इसी हमेशा एक्टिव रहता है। और जैसे जैसे इंडिया ग्लोबल पावर लैडर पर ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे इसी का फोकस सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहा। अब गेम इकोनॉमिक नैरेटिव, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और डिप्लोमेटिक सैबोटाज तक पहुंच चुका है। इंडिया यूएस टेंशन के मोमेंट्स इसी के लिए अपॉर्चुनिटी होते हैं। जब ट्रंप टैरिफ थ्रेट्स देता है, जब अमेरिका इंडिया पर प्रेशर बनाता है, उसी विंडो में इसी रीजनल नॉइस एम्पलीफाई करने की कोशिश करता है। कश्मीर नैरेटिव हो, माइनॉरिटी इशू हो या इंटरनल अनरेस्ट का एग्जैजरेशन, मकसद सिर्फ एक होता है, इंडिया को अनरिलायबल दिखाना। ग्लोबल इन्वेस्टर्स, वेस्टर्न मीडिया और पॉलिसी सर्कल्स में डाउट इंजेक्ट करना। ट्रेड वॉर सिर्फ पोर्ट्स और कार्गो शिप्स तक सीमित नहीं रहता, ट्रेड वॉर परसेप्शन वॉर बन जाता है। इसी लेयर पर काम करता है। सोशल मीडिया इकोसिस्टम्स में फेक हैंडल्स, सेलेक्टिव रिपोर्ट्स, हाफ ट्रूथ लीक्स, ताकि लगे कि इंडिया इंटरनली अनस्टेबल है, डिस्ट्रैक्टेड है और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लायक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2020 का इंडिया 1990 का इंडिया नहीं है। रशिया ऑयल डील के टाइम भी यही पैटर्न दिखा। वेस्टर्न प्रेशर बढ़ा और उसी दौरान पाकिस्तान लिंक्ड थिंक टैंक्स और ऑनलाइन नेटवर्क्स ने नैरेटिव पुश किया कि इंडिया सैंक्शंस रिस्क में है, इकोनॉमी आइसोलेट हो जाएगी। रियलिटी इसके उलट थी। इंडियन रिफाइनरीज फुल कैपेसिटी पर चल रही थी, फॉरेक्स रिजर्व्स स्टेबल थे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में था। बट नॉइस डिलिबरेटली लाउड रखा गया। इसी की सबसे डेंजरस टैक्टिक है प्रॉक्सी एस्केलेशन। जब इंडिया डिप्लोमैटिकली स्ट्रॉन्ग होता है तो बॉर्डर टेंशन क्रिएट करने की कोशिश होती है। स्मॉल इंसिडेंट्स, फायरिंग, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स, ताकि इंडिया डिफेंसिव मोड में जाए और ग्लोबल फोकस शिफ्ट हो। ट्रेड टॉक्स चल रहे हो और सडनली सिक्योरिटी हेडलाइंस डोमिनेट करने लगे, ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये कैलिब्रेटेड मूव होता है। लेकिन इस बार कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। इंडिया ने डुअल ट्रैक अप्रोच अपनाई, मिलिट्री रेडीनेस क्वाइटली मेंटेन्ड रही और डिप्लोमैटिक मैसेजिंग ग्लोबली शार्प हुई। फ्रांस, मिडिल ईस्ट, आसियान, हर जगह इंडिया ने सिग्नल दिया कि सिक्योरिटी प्रेशर से इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं बदले जाएंगे। यही मैसेज इसी के लिए सबसे अनकंफर्टेबल था। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करें तो डिजिटल बैटलफील्ड सबसे एक्टिव रहा। इंडिया यूएस फ्रिक्शन को एम्पलीफाई करने वाले कई नैरेटिव्स ट्रेस हुए ओरिजिन पाकिस्तान लिंक्ड नेटवर्क से। हैशटैग्स, ओपिनियन पीसेस, सेलेक्टिव लीक्स, सब डिजाइन था ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी पिछले डेकेड में काफी बिल्ड हो चुकी है। एक ट्वीट अब मार्केट क्रैश नहीं करता। इसी एक और एंगल प्ले करता है चाइना प्रॉक्सिमिटी। इंडो यूएस टेंशन को बीजिंग इस्लामाबाद एक्सेस के लिए लीवरेज बनाने की कोशिश। मैसेज ये कि इंडिया वेस्ट के साथ रिलायबल पार्टनर नहीं है और एशिया में चाइना ऑल्टरनेटिव है। लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर खेलता है, अलाइनमेंट पर नहीं। यही न्यूआंस इसी नैरेटिव में फिट नहीं बैठता। इकोनॉमिक प्रेशर टैक्टिक्स सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होते, इंटरनल फॉल्ट लाइंस तलाशे जाते हैं। लेबर अनरेस्ट स्टोरीज, पोर्ट स्लोडाउन रूमर्स, शिपिंग डिसरप्शन एग्जैजरेशन, ताकि लगे सप्लाई चेन इंडिया सेंट्रिक रिस्की है। बट नंबर्स बोलते हैं। इंडियन पोर्ट्स थ्रूपुट बढ़ा, एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई हुए और फार्माइट पाइपलाइंस अनइंटरप्टेड रहे। ट्रंप ईरा में अमेरिका ने यह भी रियलाइज किया कि साउथ एशिया इंस्टेबिलिटी डायरेक्टली यूएस इंटरेस्ट्स को हर्ट करती है। अफगानिस्तान विथड्रॉयल के बाद पाकिस्तान लीवरेज मिथ प्रैक्टिकली कोलैप्स हो चुका था। इसी इन्फ्लुएंस श्रिंकिंग थी और यही फ्रस्ट्रेशन एग्रेसिव नैरेटिव्स में बदल रही थी। सबसे बड़ा शिफ्ट ये रहा कि इंडिया ने रिएक्टिव नहीं, प्रीएम्प्टिव स्टांस लिया। नैरेटिव कंट्रोल, डेटा ट्रांसपेरेंसी एंड डिप्लोमैटिक ब्रीफिंग सब पैरेलल चला। यही रीजन है कि इसी ड्रिवन नॉइस ग्लोबल पॉलिसी रूम्स में ट्रैक्शन नहीं पकड़ पाया।
ट्रेड वॉर का बैटलफील्ड अब सिर्फ टैरिफ्स नहीं है, इट्स ट्रस्ट, रिलायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एंड दिस इज वेयर इसी लूजेस ग्राउंड बिकॉज डेस्टेबलाइजेशन वर्क्स ओनली व्हेन द टारगेट पैनिक्स। इंडिया डिडंट। अब सवाल और डीप हो जाता है, अगर इसी नैरेटिव फेल हो रही है, अगर प्रॉक्सी प्रेशर इनफेक्टिव हो रहा है, तो नेक्स्ट मूव क्या होगा? आंसर लाइज इन इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स, रीजनल अलायंसेस एंड करेंसी नैरेटिव्स। और यहीं से कहानी पार्ट 3 में और ज्यादा डेंजरस टर्न लेती है, जहां ब्रिक्स, डॉलर चैलेंज, चाइना पाकिस्तान एक्सेस और कवर्ट प्रेशर टैक्टिक्स एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं। अगर तुम समझना चाहते हो कि इसी जोड़ चाइना कैसे इकोनॉमिक वॉर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही नैरेटिव वॉरफेयर और प्रॉक्सी प्रेशर काम करना बंद करता है, गेम नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट होता है। यही वो पॉइंट होता है जहां चाइना इसी नेक्सस क्वाइटली एक्टिव होता है। सामने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, कोई ओपन डिक्लेरेशन नहीं, लेकिन मूव्स इतने सिंक्रोनाइज्ड होते हैं कि पैटर्न साफ दिखने लगता है। इकोनॉमिक वॉर अब टैरिफ्स या सैंक्शंस तक सीमित नहीं रहता, ये सप्लाई चेन्स, करेंसीज, पोर्ट्स और परसेप्शन ऑफ फ्यूचर स्टेबिलिटी तक फैल जाता है। चाइना को इंडिया का राइज सिर्फ स्ट्रैटेजिक नहीं, एग्जिस्टेंशियल चैलेंज लगता है। मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, सेमीकंडक्टर एम्बिशन और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप्स, ये सब सिग्नल्स हैं कि एशिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। इसी को इसमें अपना सर्वाइवल एंगल दिखता है। अ स्ट्रॉन्ग इंडिया मीन्स अ वीक लीवरेज पाकिस्तान। यही कॉमन इंटरेस्ट इस एक्सेस को बाइंड करता है। सबसे पहले टारगेट होते हैं चोक पॉइंट्स, शिपिंग रूट्स, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स नैरेटिव्स। अचानक रिपोर्ट्स आने लगती हैं कि इंडियन पोर्ट्स कंजेस्टेड है, टर्नअराउंड टाइम स्लो है, अल्टरनेट हब्स ज्यादा रिलायबल है। कोइंसिडेंटली उसी समय चाइनीज पोर्ट्स और सीपीईसी लिंक्ड रूट्स हाईलाइट किए जाते हैं। मैसेज सटल होता है, इंडिया रिस्की है, चाइना प्रेडिक्टेबल है, बट डेटा क्वाइटली कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इंडियन पोर्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन, डिजिटाइज्ड कस्टम्स क्लियरेंस और मल्टीमोडल कनेक्टिविटी ग्राउंड पर इंप्रूव हो चुकी होती है। करेंसी नैरेटिव अगला हथियार बनता है। डॉलर प्रेशर, द डॉलराइजेशन टॉक्स, ब्रिक्स करेंसी स्पेक्यूलेशन, सबको मिक्स करके अनसर्टेनिटी क्रिएट की जाती है। इसी लिंक्ड वॉइसेस पुश करती हैं कि इंडिया वेस्ट और ईस्ट के बीच फंसा हुआ है, करेंसी वॉलेटिलिटी इनेविटेबल है। रियलिटी ये है कि इंडिया हेजिंग कर रहा है, एक्सपेरिमेंटिंग नहीं। रूपी ट्रेड एग्रीमेंट्स, फॉरेक्स बफर्स एंड कैलिब्रेटेड ओपननेस, ये केओस नहीं, कंट्रोल दिखाता है। चाइना पाकिस्तान एक्सेस एक और प्ले करता है, रीजनल अलायंसेस का ओवरस्टेटमेंट। स्कोप, ब्रिक्स, आरसीईपी, शैडोज नैरेटिव्स ऐसे फ्रेम होते हैं जैसे इंडिया आइसोलेटेड हो रहा है, बट साइमल्टेनियसली इंडिया's ties with मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका और इंडो पैसिफिक क्वाइटली डीपन हो रहे होते हैं। Real alliances are built on trade volume and trust, not press releases. Technology battlefield भी एक्टिव रहता है। Supply of components, rare earth whispers, tech dependency scare ताकि लगे इंडिया vulnerable है। But diversification strategy already चल रही होती है। जापान, कोरिया, ताइवान लिंक स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं। इसी नैरेटिव्स यहां भी लग करते हैं क्योंकि पॉलिसी रियलिटी आगे निकल चुकी होती है। सबसे इंटरेस्टिंग लेयर होती है इंफॉर्मेशन टाइमिंग। जब इंडिया किसी मेजर इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट के करीब होता है, उसी विंडो में नेगेटिव रिपोर्ट्स सरफेस होती हैं। सोशल मीडिया एम्प्लीफिकेशन, ओपिनियन कॉलम्स, अनोनिमस सोर्सेस, सब कोऑर्डिनेटेड लगता है। बट मार्केट्स अब सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ते, बैलेंस शीट्स देखते हैं। यही रीजन है कि वॉलेटिलिटी शॉर्ट लिव्ड रहती है। चाइना के लिए प्रॉब्लम यह है कि प्रेशर डिप्लोमेसी का ईरा बदल चुका है। स्मॉलर इकोनॉमीज वॉबल कर सकती हैं, इंडिया नहीं। इस मिसमैच को समझता है, लेकिन डिपेंडेंसी ट्रैप से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल है। इसलिए नैरेटिव्स और शार्पर, लाउडर और समटाइम्स डेस्परेट हो जाते हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट यहां निर्णायक बनता है। इंडिया किसी कैंप का प्रॉक्सी नहीं बनता, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी एडवर्सरीज को अनकंफर्टेबल करती है। यू कांट कॉर्नर अ प्लेयर हु हैज मल्टीपल एग्जिट्स प्लान्ड। अब पिक्चर साफ होने लगती है। ट्रेड वॉर, परसेप्शन वॉर, इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स, करेंसी नैरेटिव्स, अलायंस मैनिपुलेशन, चेन कंप्लीट होती है, लेकिन रिजल्ट वही नहीं निकलता जो प्लानर्स चाहते थे। क्योंकि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ी ताकत लाउड थ्रेट्स नहीं होती, कंसिस्टेंसी होती है। इंडिया क्वाइटली कंसिस्टेंट रहा। अब अगला फेज और सेंसिटिव है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, सोशल नैरेटिव्स। यहां एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल एको ढूंढने की कोशिश करता है।
जब एक्सटर्नल प्रेशर फेल होने लगता है तो आखिरी दांव खेला जाता है इंटरनल नैरेटिव का। इलेक्शंस का समय, सोशल कोहीजन, ट्रस्ट डेफिसिट, यहीं से रियल टेस्ट शुरू होता है। स्टोरी सडनली सरफेस होती है, इकोनॉमी स्लोडाउन के क्लेम्स, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जैजरेशन, कम्युनल टेंशन एम्प्लीफिकेशन, पॉलिसी पैरालिसिस के आरोप। मकसद एक ही होता है, अनसर्टेनिटी पैदा करना। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिलाओ, पब्लिक डिस्कोर्स डिस्ट्रैक्ट करो और डिसीजन मेकिंग को प्रेशर में लाओ। इलेक्शन टाइम नैरेटिव्स सबसे सेंसिटिव होते हैं क्योंकि फैक्ट्स और इमोशंस की बाउंड्री ब्लर हो जाती है। इसी फेज में कोऑर्डिनेटेड एम्प्लीफिकेशन दिखती है। सेलेक्टिव क्लिप्स, हाफ कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट्स, अनोनिमस सोर्सेस सब एक साथ पुश होते हैं ताकि लगे कंट्री इंटरनली डिवाइडेड है। बट रियलिटी चेक हाश होता है। इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं, मार्केट्स रेजिलिएंट होते हैं, गवर्नेंस कंटिन्यूटी बनी रहती है। नॉइस लाउड होती है, इम्पैक्ट लिमिटेड। सबसे बड़ा फर्क यहां आता है रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी में। पैनिक नहीं, ट्रांसपेरेंसी, डेटा ड्रिवन रिबटल, डिप्लोमेटिक ब्रीफिंग्स एंड कंसिस्टेंट मैसेजिंग। यही अप्रोच मिसइंफॉर्मेशन को ऑक्सीजन नहीं देता। एक्सटर्नल एक्टर्स उम्मीद करते हैं कि इंटरनल एको मिलेगा, लेकिन जब एको नहीं मिलता तो कैंपेन खुद एग्जॉस्ट हो जाती है। और यहीं पर पूरी चेन क्लियर दिखती है। ट्रेड प्रेशर से शुरू हुआ खेल परसेप्शन वॉर तक पहुंचा, इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स और करेंसी नैरेटिव्स से गुजरा। चाइना इसी नेक्सस की कैलकुलेटेड मूव्स दिखी और आखिर में इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश पर आकर रुक गया। लेकिन आउटकम वो नहीं रहा जो प्लानर्स चाहते थे, क्योंकि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में जीत स्लोगन से नहीं, सिस्टम्स से मिलती है। लाउड थ्रेट्स फेड हो जाते हैं, कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी टिकती है। आज सवाल ये नहीं है कि किसने धमकी दी, सवाल ये है कि किसने प्रेशर में भी डायरेक्शन नहीं बदली। और यही डिफरेंस फ्यूचर डिफाइन करता है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रियल जियोपॉलिटिक्स, पावर गेम्स और हिडन स्ट्रैटेजीज बिना फिल्टर समझाई जाएं, अगर आप चाहते हैं कि हेडलाइंस के पीछे की प्लानिंग सामने आए, तो इस कंटेंट को यही खत्म मत होने दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली पावर सीरीज मिस ना हो। और कमेंट में लिखिए आपको अगला डीप डाइव किस एंगल पर चाहिए। इकोनॉमिक वॉर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या रीजनल पावर शिफ्ट। क्योंकि जो समझता है वही आगे रहता है, और जो आगे रहता है वही इतिहास लिखता।